Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I will be teaching you 11th Economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 की होगी लास्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 8 फुल फ्लेज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने पिछले लेक्चर में एवरेज कॉस्ट तक पढ़ा था। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या थी एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी। आज का हमारा कंसेप्ट शुरू होगा मार्जिनल कॉस्ट से और मार्जिनल कॉस्ट की शेप कैसी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको कितनी बारी बताया है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना, हर किसी की शेप, हर किसी का स्केड्यूल, हर किसी की डायग्राम तो बनेगी ही। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्ट से। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट शुरू करने से पहले आपको एक बारी रिवाइज करना होगा मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट होता है जब एक एडिशनल आउटपुट आप प्रोड्यूस करो तो उस एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट पड़ती है, कितना आपके टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मार्जिनल कॉस्ट होता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ी या आपके टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यानी n नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी एनी प्रोडक्ट इज TC by n माइनस TCn माइनस 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई हम वैसे भी मैथ्स थोड़ा टफ लगता है कईयों को, मुझे खुद को मैथ्स बहुत टफ लगता है। तो ये फॉर्मूला जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस फॉर्मूले की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लेके चले, क्योंकि ये फॉर्मूला इजी है और रिवाइज करने में भी इजी रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें TCn माइनस TCn माइनस 1 जब हम याद करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मूले में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए आई विल सजेस्ट कि MC का आप ये फॉर्मूला याद करें, विच इज चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। दैट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों सजेस्ट किया फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला के सम्स हमने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला रिवाइज करना है, फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में डालना है, फॉर्मूला चलाना बहुत इजी है। ठीक है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला नहीं कैरी करते, हम ये फॉर्मूला कैरी करते हैं। फिर भी आपको ये वाला फॉर्मूला भी बता दूं, इसमें MCN का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जब हमें यूनिट्स नहीं पता आउटपुट के कितने हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट सपोज n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, तो MCN का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, TCN का मतलब होता है टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जिस यूनिट का, जैसे फॉर एग्जांपल हमें, जैसे आपको पता है आउटपुट्स के यूनिट्स दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो करते करते उसने कहा लास्ट यूनिट है n। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट यानी इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, nth यूनिट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स टोटल कॉस्ट जो इस वाले यूनिट की होगी उसमें से हम इसके प्रीवियस वाला जो यूनिट होगा, जो टोटल कॉस्ट होगी, उसे माइनस करेंगे। ठीक है, हमने फॉर्मूला किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इनकी लेके चलते हैं 1 2 3 4 इनकी, लेट सपोज टोटल कॉस्ट इसकी दी है 5, इसकी 10, इसकी 15 एंड इसकी 20। उन्होंने कहा है कि मुझे फोर्थ की मार्जिनल कॉस्ट निकाल कर दो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ की निकालनी है ना, तो फोर्थ की ही टोटल कॉस्ट माइनस फोर्थ से प्रीवियस यानी फोर्थ से पहले वाले की टोटल कॉस्ट। फोर्थ से पहले वाला इज 3 की टोटल कॉस्ट क्या है 15, यानी 20 माइनस 15 आंसर इज 5। यानी फोर्थ प्रोडक्ट की, फोर्थ यूनिट की क्या हुई मार्जिनल कॉस्ट 5। ठीक है, आई होप अब आपको समझ लगी कि ये TCN माइनस TCn माइनस 1 क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इजी फॉर्म में बताया। TCN मतलब
जिस भी आप यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो, उस यूनिट की प्रेजेंट टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं TCN, ठीक है। और उस यूनिट से पहले वाले यूनिट यानी उसके एग्जैक्ट पहले वाले यूनिट की टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं TCN-1, ठीक है। TCN-1 मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ N-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। चेंज इन TC सबको पता है क्या होता है, एंड चेंज इन आउटपुट भी पता है, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया, मैंने आपको समझाया तो है कि ये दोनों फॉर्मूलेस होते क्या हैं, लेकिन स्टिल मैं अब भी आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला फॉर्मूला चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q वाला फॉर्मूला लेके चलें, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला इजी लगता है वो इसको कैरी कर लो, पर आई सजेस्ट पेपर में टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बचाने के लिए यही फॉर्मूला लेके चलो, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, ठीक है। सपोजिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज ₹135, कहता लेट सपोज कि हम 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा आ रहा है 135 रुपीज, ठीक है। ऑफ 6th यूनिट इट इज 180, ये टोटल कॉस्ट बता रहे हैं, ठीक है। यानी 5 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट इज 135, ठीक है। जब वो 6th यूनिट पे गए तो उनकी टोटल कॉस्ट हो गई 180। अब अगर किसी ने पूछा कि मुझे 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट बताओ तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 6th यूनिट की प्रेजेंट टोटल कॉस्ट लेंगे, दैट इज 180 माइनस 6th यूनिट से पहले 5th यूनिट तक की टोटल कॉस्ट क्या थी, आंसर इज 135, ठीक है ना। 180 में से 135 माइनस किया, आंसर इज 45, यानी 6th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट इज ₹45, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर लगा होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ MC, कहते हैं अब देखते हैं MC कैसे बिहेव करता है, कैसी एस्टिमेशंस होती हैं MC। टेबल एंड फिगर इलस्ट्रेट्स द एस्टिमेशंस एंड बिहेवियर ऑफ MC एंड द शेप ऑफ MC, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं स्केड्यूल, एक तरफ हमारे आउटपुट्स दिए हुए हैं जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है, फिक्स्ड वर्ड ही सेम, फिक्स्ड का मतलब कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें पता, हम कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज कर रही है। अब मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे तो 0 है, यहां से यहां तक, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहां से 10 से 4 तक, यहां तक तो फॉल कर रही है, ठीक है ना। फिर 4 और ये 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड देन उसके बाद से मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ही तीनों में से ऐसा कंसेप्ट है जो पहले डिक्लाइन कर रही है, फिर इक्वल हो रही है, एंड देन इंक्रीज भी कर रही है, जबकि बाकी सबकी नेचर सेम है, बाकी सब वैसे ही कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। टेबल shows that total cost increases to ₹20 when first unit is produced, कहते हैं टेबल के अकॉर्डिंग जब फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो जो हमारी TC थी वो 10 से 20 पे चल गई, देखो चली गई ना, टोटल कॉस्ट 10 पे थी, कहाँ आ गई 20 पे, ठीक है ना। Hence the marginal cost of first unit will be 10, marginal cost हमारी फर्स्ट यूनिट की क्या आई 10, ठीक है ना। The marginal cost of second unit will be 28 minus 20 which is ₹8, ठीक है, यहाँ पे 8 भी आ गया हमारा। Similarly, marginal cost of other units can also be worked out. It is evident from the table that in the beginning, marginal cost of every additional unit goes on increasing. कहते टेबल तो ये अच्छे से शो कर रहा है कि शुरुआत में तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना। शुरुआत में तो हम देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ बढ़ ही रही है, ठीक है ना, goes on diminishing. But after given level of output, the marginal cost of every additional unit goes on increasing. Sorry, ये ना यहाँ पे डबल लिखा गया है, कहते क्या हुआ है यहाँ पे, ये उसके कारण हुआ, मिस टाइपिंग के कारण। उसमें ये कह रहे हैं कि शुरुआत में तो देखिए
शुरुआत में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, शुरुआत में तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट हमारी हमारी फोर्थ यूनिट तक क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहां से हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है। दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज करती है, फिर कांस्टेंट होती है एंड देन इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। अब चलिए इसकी फिगर देखते हैं। ये ग्राफ आप जैसे देख सकते हैं, एक तरफ है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एक तरफ है हमारा आउटपुट। ध्यान से देखिए, हमारी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे कांस्टेंट है एंड देन फिर इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट हमारी पहले डिक्रीजिंग होती है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट होती है एंड देन फिर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। यानी मार्जिनल कॉस्ट 3 हिस्सों से रिएक्ट करती है, ठीक है। Figure illustrates the behavior of marginal cost. In this figure, output is shown on x-axis and marginal cost on y-axis. MC is marginal cost curve, ये तो हमें क्लियर हो गया है। MC का मतलब होता है marginal cost curve, ठीक है ना। Initially MC tends to fall, eventually tends to rise. कहते शुरुआत में तो MC गिर रहा है, लेकिन उसके बाद वो राइज करना शुरू हो गया है, ठीक है। Falling MC correspond to rising MP. कहते हैं जहां पे एमपी गिरता है उसी के सामने, उसी से थोड़ा आगे जाके एमपी बढ़ना शुरू हो जाता है। राइजिंग एमसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फॉलिंग एमपी व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जब एमपी बढ़ रहा हो और उसके सामने एमपी गिर रहा है, ठीक है, जब यानी दोनों फिनोमिना चलते हैं, एमसी वे राइजिंग एमसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फॉलिंग एमपी। ये क्या लिखा है हमारा, फॉलिंग। जब हमारा एमसी गिरता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ठीक है। राइजिंग एमसी कॉरेस्पॉन्ड टू फॉलिंग एमपी, देन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे उसने हमारे दोनों कंसेप्ट्स भी समझा दिए, विच इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म पीरियड की, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं तो एमसी की वेरिएबल कॉस्ट भी तो होगी, जाहिर सी बात है ना। टोटल कॉस्ट की भी वेरिएबल कॉस्ट थी, एवरेज कॉस्ट की भी वेरिएबल कॉस्ट थी एंड मार्जिनल कॉस्ट की भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। कॉस्ट हमेशा दो टाइप की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तीनों कंसेप्ट में, चाहे वो टीसी हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो एमसी हो, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में तीनों की डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती है, क्योंकि हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट नीड्स टू बी नोटेड विद एम्फसाइज दैट एमसी इज एन एडिशनल कॉस्ट corresponding to an additional unit of output. By definition, additional cost cannot be fixed cost. कहते एडिशनल कॉस्ट कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। वो सिर्फ क्या हो सकती है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट corresponding to different unit of outputs become TVC. कहते हैं इसीलिए जब मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट को यानी आपके पास जितनी मार्जिनल कॉस्ट है उन सबको टोटल कर दो तो हमारा क्या आता है, टीवीसी, विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, देखिए ये साइन होता है समेशन का। समेशन मीन्स टोटल, यहाँ पे लिखा है टोटल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी, यानी मार्जिनल कॉस्ट का टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टेबल इलस्ट्रेट दिस पॉइंट्स, कंसीडर एनी लेवल ऑफ आउटपुट से 8 यूनिट्स। कहते हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करके चलते हैं। लेट्स सपोज हम 8th यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। Here TVC is 62, 8th यूनिट पे हमारा TVC था 62, which is equal to summation of MC।
क्या होता है जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 1 2 3 4 5 लेट सपोज आपको 5 लेवल्स ऑफ आउटपुट दिए हैं, 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिए हैं, ठीक है। इसकी 10 यूनिट्स हुई, इसकी 20 हुई, लेट सपोज इसकी 30, इसकी 40 एंड इसकी 50। लेट सपोज ये आपकी क्या आई, ये है आपकी एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। अब किसी ने पूछा कि ये एमसी है, मुझे टीवीसी निकाल के दो। टीवीसी कैसे निकलेगा, इन सबको टोटल कर दो। इन सबको टोटल करने के बाद आंसर क्या आएगा, 150। यानी टीवीसी क्या आया हमारा, 150। कैसे आया, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल, जितनी मार्जिनल कॉस्ट है उसको प्लस कर दो, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। समेशन ऑफ एमसी फॉर 1 to 8 यूनिट्स, कहते हैं जो टेबल था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट 8 यूनिट्स, यानी ये हमारा टेबल था ना, एक मिनट चलो टेबल देखते हैं पहले। इस टेबल के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं चलिए 1 से लेके यहाँ यूनिट तक इन सबकी जरा हम टीवीसी निकाले कि इनके सबके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती क्या है, ठीक है। उसने क्या किया, जितने भी 1 to 8 यूनिट्स के निकालनी थी सबका उसने क्या लिख लिया है, मार्जिनल कॉस्ट लिख ली, ठीक है। सबकी मार्जिनल कॉस्ट को उसने प्लस कर दिया तो क्या आंसर आ गया, टीवीसी, ठीक है। सारी मार्जिनल कॉस्ट को प्लस करने के बाद आंसर आया टीवीसी। देखो ध्यान से देखो, मार्जिनल कॉस्ट ये सारी दी हुई थी ना, इन सब को उसने प्लस किया तो हमारी टीवीसी क्या आई थी लास्ट में, 62। कैसे आई थी, मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर कर, सारी मार्जिनल कॉस्ट प्लस कर दी थी। उसी तरीके से यहाँ पे भी सारी मार्जिनल कॉस्ट को प्लस कर दिया है, जिससे हमारी आई टीवीसी, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर है। लाइक वाइज अब फॉर एग्जाम्पल उसने कहा अभी तो हमने सारे यूनिट्स के निकाली, अब फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने कहा कि सिर्फ फर्स्ट 6 यूनिट्स की ही चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। सिर्फ पहले 6 यूनिट्स की हम क्या लेंगे, एमसी लेंगे, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट 6 यूनिट्स की लेंगे, सबको प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही होगा हमारा टीवीसी, ठीक है ना। देख सकते हैं अगर आप टेबल देखोगे, यहाँ पे टेबल देखते हैं हम, 6th यूनिट की बात हुई ना, यहाँ पे सम सॉल्व करने के बाद हमारी टीवीसी आई 38, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ भी 6th यूनिट की टीवीसी 38 है, द आंसर इज यस, यहाँ भी टीवीसी हमारी क्या है 38। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है टीवीसी का, समेशन ऑफ एमसी, यानी एमसी का टोटल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है। फॉर्मूलेस बहुत इजी हैं, सिर्फ शुरुआत में हॉच पॉच या टफ लगते हैं, वैसे बहुत इजी फॉर्मूलेस, ठीक है। ज्योमेट्रिकली टोटल एरिया अंडर एमसी कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी लेवल ऑफ आउटपुट मेजर्स टीवीसी ऑफ दैट लेवल ऑफ आउटपुट। कहते जब एमसी कर्व बनता है, डायग्रामेटिकली आपको समझाती हूँ, जब ये एमसी कर्व बनता है, इस एमसी कर्व के नीचे आपने कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट दिया हो, जैसे यहाँ पे एल दिया हुआ है, मैंने ये एल लेके चल रही है, ठीक है। इस लेवल ऑफ आउटपुट तक, इस लेवल ऑफ आउटपुट तक मुझे टीवीसी चाहिए, तो कैसे निकलेगा, शुरुआत से लेके उस लेवल ऑफ आउटपुट तक सारा हिस्सा, ये सारा येलो पोर्शन, यानी समेशन ऑफ ऑल द एमसी पॉइंट्स क्या बना हमारा, टीवीसी, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी कि जितने इस पॉइंट तक आपने अगर अपना टीवीसी निकालना है, तो अभी तक जितने भी एमसी निकाले हैं उस पॉइंट तक सबको प्लस कर दो, आपका टीवीसी आ जाएगा, ठीक है। फिगर शोज दैट ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट, ये है ओ, यहाँ पे है एल, ओ एल लेवल ऑफ आउटपुट, टीवीसी इज इक्वल टू एरिया ओ एल एस के। कहते हैं टीवीसी एरिया कौन सा है, ये एमसी लाइन जहां पे हमने आउटपुट निकालना, उसके अंडर जितना भी येलो पोर्शन है ये सारा है हमारा टीवीसी। और टीवीसी कैसे निकलता है, समेशन ऑफ एमसी, ठीक है। डायग्रामेटिकली बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम, उन्होंने सिंपल कहा है कि इस लेवल ऑफ आउटपुट तक का मुझे टीवीसी दो, तो उस लेवल ऑफ आउटपुट तक जितने भी एमसीज आए हैं सबको प्लस कर दो, आपका क्या आएगा, टीवीसी, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हुआ।
अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ी, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी, टोटल कॉस्ट पढ़ी। अब लास्ट कंसेप्ट जो हमारा आता है मेजरली, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी रिलेशनशिप होता क्या है एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट के बारे में। आपने देखा होगा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, इन सब के बीच में भी रिलेशंस पढ़े थे। वैसे ही अब इन तीनों की कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, having discussed the estimation of behavior of marginal average and total cost, now discuss how these costs are related to each other. अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉस्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये सिर्फ दो ही तरीकों से एक दूसरे से रिलेटेड होती है। पहली, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। द पॉइंट इज तीनों के बीच में इकट्ठा रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एवरेज, मार्जिनल और टोटल कॉस्ट तीनों का इकट्ठा रिलेशन निकालते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा ग्राफ अनटाइडी हो जाता है, थोड़ा हौच पौच लगता है। ठीक है, समझ नहीं लगती जल्दी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमने रिलेशन निकालना होता है इन तीनों का तो हम उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा बताता है रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा हिस्सा हमें बताता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन बहुत कम बताया जाता है क्योंकि वो थोड़ा क्लियर नहीं होता है, इसीलिए एवरेज कॉस्ट का रिलेशन मोस्टली मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन थ्रू टेबल्स एंड फिगर्स। भाई अब कुछ समझना है इकोनॉमिक्स में तो टेबल भी चाहिए और फिगर भी चाहिए, है ना। अब मैंने क्या किया, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एक स्केड्यूल बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट्स दिए हुए हैं जो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, टोटल कॉस्ट दी हुई है जो भी हमारी बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, है ना, चाहे फिक्स्ड फैक्टर्स है उसमें, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स भी तो है ना। वेरिएबल फैक्टर्स होने के कारण क्या होती है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर एवरेज कॉस्ट मैंने निकाली। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा ना। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने वैसे ही एवरेज कॉस्ट निकाली 10/0 तो मेरा आंसर आया इन्फिनिटी। ठीक है, फिर 20/1 आंसर इज 20, 28/2 आंसर इज 14 एंड सो ऑन करते करते मैंने एवरेज कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, फिर आई मार्जिनल कॉस्ट की बारी। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते थे, TCN माइनस TCN-1। ठीक है ना, या हमने इजी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। ठीक है, दैट मीन्स पहले आपको TC और Q के बीच में चेंज निकालना पड़ेगा। कैसे, इन दोनों के बीच में चेंज कितना है 10, इन दोनों के बीच में 8, इनके बीच में, ऐसे आपको करते करते सबका चेंज निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये पहले मैं चेंज एक बार ही निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये TC का चेंज निकल गया। अब चेंज इन Q क्या होगा, इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, 1 का चेंज, इसमें 1 का चेंज, इसमें भी 1 का चेंज, इन सब में क्या आएगा 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ लग रही है कि चेंजेस कैसे निकल रहे हैं। अब MC निकालना है, मैं आपको पहले तो जीरो है, जब यूनिट ही जीरो है तो MC क्या होगी जीरो, ये तो हमने पढ़ा ही है। जब कोई यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो मार्जिनल कॉस्ट तो होगी नहीं। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट की निकालनी है 20/1। ठीक है, क्या आया हमारा, समझे, चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, यानी TC में क्या चेंज आने से Q में क्या चेंज आता है, मतलब चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, उससे हमारा क्या निकलता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये 10 कैसे आया है, 20 माइनस 10 आया है 10। ठीक है, फिर 28 है नेक्स्ट, तो यहाँ पे 28 माइनस 20 इज 8।
देन इज 34 माइनस 28 इज इक्वल टू 6, ठीक है। देन इज 38 माइनस 34 इज इक्वल टू 4, देन इज 42 माइनस 38 इज इक्वल टू 4, then is 48 minus 42 is equal to 6, then is 56 minus 48 is equal to 8, and the last one is 72 minus 56 is equal to 16, ठीक है। मेरे कहने का बेसिकली मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट आप दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आपको जौन सा इजी लगे, ठीक है। अब हम रिलेशन देख रहे थे, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यहां से लेके इस पॉइंट तक हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। फिर इस पॉइंट पे हमारी एवरेज कॉस्ट इक्वल है, फिर इस पॉइंट से हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, यानी एवरेज कॉस्ट भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहले कम हो रही है, फिर कांस्टेंट है, एंड देन फिर बढ़ रही है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी सेम हाल कर रही है, पहले गिर रही है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है, एंड देन फिर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। आई होप समझ लगी। इसमें समझने का बेसिकली है क्या कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का मोस्टली बिहेवियर सेम होता है, दोनों पहले गिरती हैं, फिर कांस्टेंट हो जाती हैं, एंड फिर जाके ये इंक्रीज करनी शुरू कर देती हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखो, y एक्सिस पे हमने लिया है कॉस्ट, x एक्सिस पे है हमारा आउटपुट। यहाँ पे देखिए MC और AC कर्व हमारी पॉइंट E पे मीट कर रही है, मिल रही है, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, ये फिगर बेसिकली क्या ऑब्जर्व कर रही है, हमें क्या समझाना चाहती है, पढ़ते हैं सर। टेबल एंड फिगर ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहला, when AC falls MC is lower than AC, कहते हैं जब AC गिर रहा था, गिर ही रहा है ना, जब AC गिर रहा है तो MC क्या है, AC से भी ज्यादा नीचे है, ठीक है ना, कि AC MC दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं, गिर दोनों ही रहे हैं, लेकिन MC ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, MC AC से नीचे है, ठीक है। When average cost falls, marginal cost is less than average cost, कहते हैं जब एवरेज कॉस्ट गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट उस टाइम पे एवरेज कॉस्ट से भी कम होती है, ठीक है। इन टेबल AC इज फॉलिंग टिल इट बिकम्स ₹8, ठीक है, एंड MC रिमेन्स लेस देन -8। इन फिगर AC इज फॉलिंग टिल पॉइंट E, कहते AC फॉल कर रहा है टिल पॉइंट E, and MC continues to be lower than AC, और MC हम देख सकते हैं ग्रीन लाइन ऑलरेडी ब्लू लाइन से नीचे है, ठीक है। दैट मीन्स हमारी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा गिरी है एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इन दिस केस मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स मोर रैपिडली देन द एवरेज कॉस्ट, कहते हैं इस केस में क्या होता है, इस केस में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से गिरती है एज रिस्पेक्ट टू द एवरेज कॉस्ट। That is why marginal cost curve is falling. It is below the average cost curve. कहते हैं इसीलिए क्या हो रहा है कि marginal cost curve जो है वो average cost curve के भी नीचे डिक्लाइन हो रही है, नीचे है उससे, ठीक है। Second point, when AC rises, MC is greater than AC. कहते हैं जब AC राइज हुआ, ये देखिए AC यहाँ से राइज कर रहा है ना, AC राइज कर रहा है तो MC भी राइज कर रहा है, दोनों चल सेम रहे हैं, राइज कर रहा है, लेकिन अब MC क्या है, AC से ज्यादा हो गया है, गिरने के टाइम पे MC ज्यादा गिर रहा था, यानी हम कह सकते हैं MC का एक्सट्रीम बिहेवियर है, जब वो गिर रहा था तो वो AC से ज्यादा गिर रहा था, अब वो बढ़ रहा है तो वो AC से ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। When average cost starts rising, marginal cost is greater than average cost, ठीक है। इन टेबल व्हेन AC राइज टू ₹8 to ₹6, MC राइजेस फ्रॉम 8 to 16, कहते हैं क्या हुआ, हम सिंपल ये लेके चलते हैं कि MC का एक्सट्रीम बिहेवियर है, ठीक है, कि MC अगर गिरता है तो AC से भी नीचे गिरता है, और जब बढ़ता है तो AC से भी ऊपर बढ़ता है, ठीक है ना। इन फिगर AC स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम पॉइंट E
एंड बियॉन्ड पॉइंट ई MC इज हायर देन AC। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज MC कट्स AC टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। ये हमने देखा है कि MC और AC एक दूसरे को कट जरूर करते हैं। कहाँ कट करते हैं? अपने लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, आई होप ठीक है, समझाती हूँ आगे। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन MC इज इक्वल टू AC। कहते हैं जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पे होती है एवरेज कॉस्ट, तब MC उसके इक्वल होती है। इन अ टेबल एट द 7th यूनिट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, दैट इज ₹8। ठीक है, here marginal cost is also ₹8। Figure shows that MC curve is intersecting AC curve at its point E। कहते इनमें हमने क्या पढ़ा? 3 रिलेशनशिप पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा? पहला कि अगर AC गिरता है तो MC उससे नीचे गिरता है। ठीक है, उससे ज्यादा रैपिडली गिरता है और उससे नीचे कर्व बनती। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जब AC बढ़ता है तो MC उससे ज्यादा बढ़ता है और उससे आगे बढ़ता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? MC और AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जहां पे AC अपने मिनिमम लेवल पे होता है। ठीक है, आई होप ये आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हुए कि रिलेशनशिप होता क्या है इन तीनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, हमारा लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर का। ठीक है, कि रिलेशनशिप होता क्या है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। टेबल एंड फिगर ऑफर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहला पॉइंट, marginal cost is estimated as the difference between total cost of two successive units of output। ये तो हमें पता ही है ना, कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो होता है हमारा MC। ठीक है, वो यही कहना चाहता है कि मार्जिनल कॉस्ट होता है दो सक्सेसिव यूनिट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट कह दो, आप प्रेजेंट हमारी यूनिटी या यूटिलिटी कह दो। ठीक है, N का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट आउटपुट यूनिट जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट यूनिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट यूनिट, अभी जो आप यूनिट की बात कर रहे हो उसकी अभी टोटल कॉस्ट क्या है, माइनस उससे पहले वाला जो आउटपुट था, जो उससे पहले वाला आउटपुट लेवल है उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी। समझ लगी? इसमें N का मतलब क्या है? मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं पर ये इजी है। N का मतलब है कोई भी आपका आउटपुट लेवल, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल नहीं दिया हुआ है इसीलिए टर्म यूज किया है N। ठीक है, कोई भी आपको आउटपुट, जितने मर्जी आउटपुट्स दिए हो सकते हैं, उसमें से सपोज आप किसी भी आउटपुट की बात कर रहे हो, लेट्स सपोज आप बात कर रहे हो कि मुझे 8th आउटपुट की MC चाहिए, तो फिर क्या फॉर्मूला लगा? MC ऑफ 8th आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 8th आउटपुट। 8th आउटपुट की टोटल कॉस्ट क्या आई है? माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियस 8 से पहले वाला 7। ठीक है, यानी अभी वाले में से माइनस कर देना। ये N-1 का मतलब यहाँ पे है 8 - 1 विच इज 7। अब समझ लगी? N का मतलब होता है कोई भी यूनिट या आपका कोई भी आउटपुट का लेवल वो पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये N-1 का मतलब क्या होता है। सिंपल फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, देन व्हेन MC इज डिमिनिशिंग TC इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब MC गिरता है, ठीक है, तब TC बढ़ता जरूर है लेकिन स्लो स्पीड में बढ़ता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, व्हेन MC इज राइजिंग TC इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। यानी जब MC बढ़ता है TC तब भी बढ़ता है लेकिन बहुत तेज स्पीड में बढ़ता है, बहुत इंक्रीजिंग स्पीड में बढ़ता है। ठीक है, यानी TC दोनों कंसेप्ट में बढ़ता ही है, चाहे MC गिरे चाहे MC बढ़े, TC बढ़ता ही है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये फर्क कहाँ पे है? सिर्फ उसकी स्पीड में। अगर MC हमारा गिर रहा है
तो टीसी हमारा बढ़ेगा जरूर लेकिन कम स्पीड पे, डिमिनिशिंग स्पीड पे, ठीक है। अगर एमसी हमारा बढ़ रहा है तो टीसी हमारा बढ़ेगा जरूर इंक्रीजिंग स्पीड पे, यानी अच्छी स्पीड पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, व्हेन एमसी रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट टीसी स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। कहते हैं जब एमसी हमारा अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, मिनिमम पॉइंट पे होता है, तब टीसी इंक्रीज करना बंद कर देता है, ठीक है। आई होप ये समझ लगी। वो कह रहा है एमसी जब अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो टीसी क्या होता है, टीसी बढ़ना बंद कर देता है, ठीक है। अब ब्रीफली एमसी इज द रेट ऑफ चेंज इन टीसी, ये तो हमने पढ़ा ही, एमसी का मतलब होता है टीसी में कितना चेंज आता है, ठीक है। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, एक डायग्राम में हमारे पास वाई एक्सिस पे है टोटल कॉस्ट, दूसरे डायग्राम पे हमारे वाई एक्सिस में है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस दोनों में है हमारा आउटपुट लेवल, ठीक है। ये हम किसके बीच का रिलेशन कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट हमारा जीरो से नहीं शुरू होता, ऊपर से शुरू होता। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। फिक्स्ड कॉस्ट होने के कारण क्या होता है, टीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसके जो हमें देनी ही पड़ती है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, वो कॉस्ट हमें पे करनी ही पड़ती है। इसीलिए टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। नीचे वाली ग्राफ में हमारा है एमसी, ठीक है। अब देखिए जब एमसी डिक्रीज कर रहा था, एमसी डिक्रीज कर रहा है तो हमारा जो टीसी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर जहां पे हमारा एमसी मिनिमम पे है, जहां पे मिनिमम पे है, देखो एमसी लोएस्ट पॉइंट ऑफ एमसी, जहां एमसी हमारा मिनिमम पे है, वहां पे टीसी ने इंक्रीज करना बंद कर दिया है। यहाँ पे देखो टीसी थोड़ा सा कांस्टेंट हो गया है, बढ़ना बंद कर दिया है उसने, ठीक है ना। फिर उस लोएस्ट पॉइंट के बाद क्या हुआ, उस लोएस्ट पॉइंट के बाद एमसी हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। एमसी बढ़ना शुरू हो गया है, दैट मीन्स अब हमारा टीसी भी बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन देखो तेज स्पीड में, इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है ना। यानी एमसी गिरे या बढ़े, टीसी बढ़ेगा जरूर लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर एमसी गिर रहा है, टीसी इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड पे, ठीक है। यानी वो बढ़ेगा जरूर लेकिन स्पीड स्लो होगी। एमसी अगर बढ़ेगा तो टीसी भी हमारा बढ़ेगा लेकिन किस पे, इंक्रीजिंग स्पीड पे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर एमसी जब हमारा मिनिमम पॉइंट पे होता है, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे होता है तो टीसी रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो उस टाइम पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, वो नहीं इंक्रीज करता, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8 विच वॉज आर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या होती है। हमने इस चैप्टर में हमारी टोटल कॉस्ट पढ़ी है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ी है, एवरेज कॉस्ट पढ़ी है, फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट, तीनों के रिलेटेड फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के फॉर्मूलेस पढ़े, डायग्राम्स, स्केड्यूल, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। एंड इन द लास्ट कंसेप्ट हमने रिलेशनशिप पढ़ लिया है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप, एंड टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। इसके साथ आज हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा खत्म हो गया है, पूरा वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो प्लीज चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से गो थ्रू कर लो, रिवीजन साथ साथ में करते रहो ताकि इजी रहे, बाद में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछते जाओ, ठीक है ना, लेकिन रिवीजन अच्छे से करते जाना, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।